बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और प्यारे लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसमें हम मैट्रिसेस पोर्शंस को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और यह डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंतर्गत लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। 10 से 12 लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद यह भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम अपने यूनिट 3 के अंतर्गत यह बात कर चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होता है। अपने यूनिट 4 के अंतर्गत हम यह पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री क्या होता है, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज क्या होते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ हम यह भी पढ़ चुके हैं क्या, अब हमारे पास स्टार्ट करना है अगला पोर्शन कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास 10 लेक्चर आने वाले हैं, तो चलिए ध्यान से देखिए, सभी चीजों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, हमारे पास लास्ट चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब यहां पर क्या बात बोली जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को समझते हुए चलिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो nth ऑर्डर के लिए है। ठीक है, डिग्री के लिए नहीं, मैं nth ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो दी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, आप सभी के सामने लिखा गया है कि डी एन वाई अपॉन में डी एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस वन डी एन माइनस वाई डी एन माइनस टू इंटू वाई अपॉन में डी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू एंड प्लस डॉट 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 ए एन वाई इज इक्वल टू बी। हमारे पास एक इक्वेशन बना है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर है वो कितना है, n है, और अगर इसके डिग्री के बारे में पूछा जाता है तो डिग्री कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि यह nth ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के लिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर आए हैं। ठीक है, अभी हमें यह नहीं पता कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हम प्रूव करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन रहा है। ठीक है, तो हैविंग, इसमें हमारे पास जो a1 है, a2 है, a3 मिलेंगे, a4 मिलेंगे एंड सो ऑन an मिलेंगे। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड में b लिखा गया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इस पर भी ध्यान में रखना कि ये सभी जितने हमारे पास लिखे गए हैं वो या तो कांस्टेंट होंगे या फिर वो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटीज है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास यह इक्वेशन फर्स्ट लिखा गया है इसी को ही हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब ध्यान से सुनना अगले पॉइंट को। हम अभी ये समझे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो a1 है, a2 है, a3 होगा एंड सो ऑन an जो हमारे पास हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये सभी के सभी क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो अगर इन कोएफिशिएंट्स का हम वैल्यू कह रहे हैं तो या तो वो कांस्टेंट हो सकते हैं या तो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, अगर हमारे पास नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तब। अगर हम कह रहे हैं कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पर बात करने वाले हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं वो सभी के सभी कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर कांस्टेंट, एंड हमारे पास जो राइट हैंड साइड में b लिखा गया है ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट है नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता है, नीड नॉट टू बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट लिखा जाएगा उसी को ही हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सी चीजें मैंने बताया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना, हमारे पास हमें इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन खोजना है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो। ठीक है, तो जब हम इसका सॉल्यूशन खोजेंगे तो दो सॉल्यूशंस का यह सम होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जो हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है, सॉरी, जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसमें हमारे पास राइट हैंड साइड को हमें 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करते हुए चलना पड़ता है। तो हम कैसे इसके बारे में पता करेंगे, आइए चलिए बात करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दिया कि अगर हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास लिखे गए हैं उसमें अगर b इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि राइट हैंड साइड का जो हमारे पास पोर्शन है वह 0 के बराबर हो, तब इस सिचुएशन में हम इक्वेशन फर्स्ट को कहेंगे कि वह होमोजीनियस इक्वेशन होता है। ठीक है,
अगर वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड का पोर्शन 0 हुआ तब इस सिचुएशन में हम कहेंगे लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है और उसमें हमारे पास राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 हुआ तब उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं हुई होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है इक्वेशन नंबर 1, उस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यहां पर देखो dn अपॉन में dx रेज टू द पावर n जो लिखा गया है उसकी जहां पर हम कैपिटल D रेज टू द पावर n लिख रहे हैं और यहां पर y हमारे पास स्टैंड कर रहा है। ठीक है, प्लस हमारे पास a1 हो गया और यहां पर dn-1 अपॉन में dx रेज टू द पावर n-1 लिखा गया था तो यहां पर कैपिटल D के पावर n-1 हमने लिख दिया और y हमारे पास वैसे के वैसे आ गया। ऐसे ही हमारे पास जितना भी हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं वो सभी के सभी हमने मेंशन कर दिया और राइट हैंड साइड में हमारे पास b मिल गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने यह भी मेंशन कर दिया कि हमारे पास जो ये dn जो हमारे पास dn लिखा गया है, d रेज टू द पावर n-1 लिखा गया है, d रेज टू द पावर n-2 लिखा गया है एंड सो ऑन जो हमारे पास लिखे गए हैं, ये सभी के सभी हमारे पास कुछ वैल्यूज को स्टैंड करते हैं और वो यही हमारे पास लिखे गए हैं कि अगर हम dn लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि dn अपॉन में dx रेज टू द पावर n होगा। अगर हम d2 ले रहे हैं तो d स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर होगा। अगर हम d लेंगे तो d बाई dx होगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव के लिए हमारे पास यह स्टैंड करता है। ठीक है, मैथमेटिशियंस काफी होशियार बच्चे होते हैं, इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ना लिखते हुए एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना प्रीफर करते हैं। इसीलिए यहां पर एक नए टर्म को खोजा गया जिसे हम टी कहते हैं। ठीक है, यह एक सिंबल है। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया, केवल y को कॉमन ले लिया और जो हमारे पास बचे हुए टर्म्स हैं उन्हें हम वैसे के वैसे लिख दिए। तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंतर्गत आए हुए टर्म्स हैं उन्हें हम f ऑफ d लिख दिए और यहां पर y से मल्टीप्लीकेशन है ही और राइट हैंड साइड में हमारे पास b स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो f ऑफ d लिखा गया है उसका वैल्यू यही होता है जो कि यहां पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है ब्रैकेट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट दिया गया है तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और यहीं से हमारा प्रोसेस भी शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। तो अब अगला हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ले लिया जो कि हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसका अगर हम सॉल्यूशन पर बात करते हैं देन द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, अगर इसका हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं तो इसके लिए ध्यान दीजिए देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, या फिर मैं लिख सकता हूं कि ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज, हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो इसमें हमारे पास y के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y के लिए ही मिलेगा और इज इक्वल टू हमारे पास मिलता है CF प्लस PI होता है। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि सर जी ये CF और PI क्या है? तो बच्चा लोग अभी मैं बताता हूं, आप लोग पहले ध्यान से सुनते हुए चलिए जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि नई नई चीजें आप सभी के सामने आने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो CF होता है यह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और जो PI होता है यह हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या बात बोली गई है, तो अब इसका मतलब ध्यान से सुन लो। हमें जब भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो उसमें हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशंस मिलते हैं। पहला हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, दूसरा हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं और इन सभी तरीकों के बारे में ही हमें इस प्लेलिस्ट में समझना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसके निकालने का अलग तरीका है तो उसे अब हम शुरुआत भी करते हैं। तो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इसको अगर हमें निकालना है तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड यानी कि b इज इक्वल टू हमारे पास 0 होना चाहिए, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा तो उसमें हम राइट हैंड साइड को अपनी तरफ से 0 बनाएंगे और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे। ठीक है, और जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाएगा तब फिर हम राइट हैंड साइड में फिर से वैल्यू b को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजों को समझ पा रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आप सभी के लिए ये
ये कोई कुछ खास उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर आप जैम की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इसमें हमारे पास जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उतने ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है इसमें हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं पाया जाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जितने भी ऑर्डर का हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे उसमें उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पाए जाते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो सभी के सभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंतर्गत आ चुके हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंतर्गत एक भी नहीं आ सकते। ठीक है, इतनी बातें अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जब जैम की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब चलो हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम पहले आप सभी को एक चार्ट बनवा देते हैं, उस चार्ट की सहायता से हम 7-8 प्रकार के सॉल्यूशंस को निकालना सीख लेंगे और वही प्रकार के क्वेश्चंस भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं चार्ट बनवा देता हूं, उसके बाद आप सभी को क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करना है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए, तो हम कैसे उसके लिए प्रोसेस करेंगे और किस प्रकार के हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, यहां पर हमने टोटल 6 प्रकार के मेंशन कर दिया है सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी सॉल्व करने का प्रोसेस भी मैं समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये एक बार यह मैं टेबल बता दूं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसकी सहायता से हम डी के वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास यह जैसे एक क्यूबिक इक्वेशन लिखा गया है तो इसमें 3 रूट्स मिलेंगे, तो वो तीनों रूट्स जो होंगे वो इन्हीं कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहला कंडीशन हमारा कहता है कि रियल एंड डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए और अगर डी का वैल्यू हमारे पास रियल है और डिफरेंट है, यानी कि हमारे पास 2 3 5 5 7 10 कुछ ऐसे मिल जा रहे हैं, रियल भी हैं और साथ ही साथ माइनस में भी हो सकते हैं, क्योंकि रियल वैल्यूज हमारे माइनस में भी होने चाहिए, और डिफरेंट हैं यानी कि सेम नहीं है, यानी कि 2 वैल्यूज समान नहीं आ रहे हैं, जैसे 2 2 नहीं आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा है, 10 10 नहीं आ रहा है, बल्कि 2 3 5 7 3 10 ऐसे कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, y = c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x + cn e⁻m⁴x। और जो यहाँ पर m1 m2 m3 mn जो हमारे पास वैल्यूज मिल रहे हैं वो इनके ही रूट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn जो हमारे पास हैं वो इनके रूट्स हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं तो भी दिक्कत नहीं है, अभी सोल्यूशन करके दिखा दूंगा अभी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन हमारे पास कहता है कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कोई भी 2 रूट्स एक दूसरे के इक्वल आ जा रहे हैं, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि 2 रूट्स हमारे पास इक्वल आ जाएं और बचे हुए रूट्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएं, या फिर बचे हुए रूट्स हमें मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास 2 ही रूट्स होते हैं और दोनों ही बराबर हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसका जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से सुनेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर m1 और m2 हमारे पास इक्वल रूट्स हैं, अगर m1 और m2 हमारे पास इक्वल रूट्स हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास सोल्यूशन है वह y = c1 + c2 * x * e⁻m1x + c3 e⁻m3x + cn e⁻m⁴x हमारे पास लिखा गया है। यानी कि हमारे पास जो ये वाला सोल्यूशन लिखा गया वही सोल्यूशन लिखा गया है, बस अंतर इतने में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 रूट्स हमारे पास बराबर हो चुके थे। अब तीसरे कंडीशन पर बात करते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको कुछ खास अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं जानता हूं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए फटाक से इन चीजों पर हम पहले बात कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर हमारे पास 2 के बजाय हमारे पास nth ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास r रूट्स ऐसे हैं, 10 रूट 100 रूट 500 रूट ऐसे हैं जो कि बराबर आ जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन लिखने का यही प्रोसेस हमारे पास फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि c1 + c2 x + c3 x² + cr + 1 x raised to the power r into e⁻m1x + cn e⁻m⁴x हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा। अभी इन सभी चीजों पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी जितनी चीजों को मैं बोल रहा हूं उतनी चीजों को सुनिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए तो उसमें हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं। इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता था ना, तो अगर माइनस होता है तो उस सिचुएशन में हम माइनस बीटा ले लेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर हमारे पास फॉर्म में आता है तो हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे वो 3 सोल्यूशन पॉसिबल है। ये पहला सोल्यूशन भी पॉसिबल है, दूसरा सोल्यूशन भी, तीसरा सोल्यूशन भी पॉसिबल है। तो इन तीनों में से कोई एक सोल्यूशन आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन है ओ आर और मैं लिख देता हूँ, ओ आर और, यानी कि आप या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। तो अगर इस सिचुएशन में हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन मिल रहा है या रूट्स हमारे पास मिल रहे हैं, तो उनके जो सोल्यूशन होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, y इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स एंड इंटू हमारे पास cos बीटा एक्स प्लस c2 मिलेगा, या फिर y इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस c2 मिलेगा, या तो ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स हमें मिल सकता है। पांचवी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास जो रूट्स मिल रहे हैं टू इक्वल पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रूट्स मिल रहे हैं जिसमें हमारे पास 2 इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं और जो बचे हुए रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये सोल्यूशन पॉसिबल होगा। आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, इन चीजों को लिख लीजिएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं अपने छठवें पॉइंट पर कि अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस आयोटा अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रेशनल रूट्स पर बात किया जा रहा है, इमेजिनरी रूट्स पर यहाँ पर नहीं बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर रेशनल रूट्स हमारे पास मिल जाते हैं तो उस सिचुएशन में 2 सोल्यूशन पॉसिबल है, या तो कॉस हाइपरबोलिक का पॉसिबल है या तो साइन हाइपरबोलिक का पॉसिबल है। y इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स प्लस c2 हो जाए, या फिर c1 ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स प्लस हमारे पास c2 हो जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी, ये 2 पॉसिबिलिटीज इस वाले पॉइंट में है, ठीक है। तो अभी इन चीजों पर हम बात करेंगे, इन पर हम न्यूमेरिकल्स को लेने वाले हैं और इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और इसी वीडियो में, और बचे हुए जो हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और सभी टाइप्स को हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके मैं आप सभी को दिखाता हूं कि कैसे हम प्रोसेस करेंगे। तो बोला जा रहा है कि सॉल्व करिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यह हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें हमारे पास सभी के सभी जो कोफिशिएंट्स हैं वो सभी के सभी कांस्टेंट हैं, ठीक है। देख सकते हैं 9 है, 23 है और 15 है, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट हैं। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें 0 लिखा गया है, यानी कि इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सोल्यूशन कहेंगे, इसमें हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं आएगा, ठीक है। इसका जो पूरा सोल्यूशन होगा वो केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होगा, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो 0 के बराबर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं d3, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d3 एंड माइनस यहाँ पर हम लिख देते हैं 9d स्क्वायर एंड प्लस 23d लिख देता हूँ, ठीक है, एंड माइनस 15, और यहाँ पर y हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया क्या, 0, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, इसी इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। देन इस सिचुएशन में देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, d3 माइनस डी, ये वाला पोर्शन, y को छोड़ दीजिए, ये बचा हुआ पोर्शन हमारे पास लिख दीजिए, 9d स्क्वायर प्लस हमारे पास 23d माइनस 15 इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 0। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसी क्यूबिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। काफी सारे बुक्स में आपको डी क्यूब लिखने के बजाय यम क्यूब लिखा जाएगा, यम स्क्वायर लिखा जाएगा, यम लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बुक के राइटर पर, अगर यम भी लिखेंगे तो भी सही है, डी भी लिखेंगे तो भी सही है, डिपेंड अपॉन योर थॉट, डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन द ऑथर, ठीक है। ये सभी चीजें उन पर डिपेंड करती हैं। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका जानते हैं। तो चलो चेक करते हैं एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम d इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो क्या यह सेटिस्फाई करेगा, ध्यान देते हैं। तो अगर 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, माइनस 9 मिलेगा एंड प्लस 23 मिलेगा एंड माइनस 15 मिलेगा। तो 23 और प्लस 1 हमारे पास 24 हो जाएगा एंड हमारे पास माइनस 9 एंड माइनस 15, यानी कि यहाँ पर 9 5 14 नहीं, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 24, ठीक है। यानी कि हमारे पास d-1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं,
जब d-1 सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं d²। अगर हम इसमें d-1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में तो हमारे पास यह सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमने एक रूट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर d² d-1 एंड यहाँ पर हमारे पास d³ बना, ये हमारे पास मिल जाएगा माइनस d²। तो यहाँ पर हम लाएंगे तो प्लस d² हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड माइनस d² लिखा जाएगा एंड प्लस 23d हो जाएगा एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम क्यूबिक रूट के सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वैसे भी आप लोग ये बात जानते ही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। d² यहाँ पर हो जाएगा d-1। अब हमें हर एक टर्म में क्या बनाना है, d-1 बनाना है। तो चलिए कैसे बनाते हैं ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस, अगर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8d² एंड प्लस 23d एंड माइनस 15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, 0 बन गया। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों से बनाना है d-1। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर 23d लिखा गया है तो उसमें हमारे पास यहाँ पर भी 8 है तो उसमें भी हमें 8 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो 23 को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, और इसे हम 8d प्लस में जितना बचेगा उतना d लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस को भी हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास काम बनता हुआ नज़र में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, 23d को हम लिखने वाले हैं 8d। ठीक है, 8d और प्लस में हमारे पास कितना मिलेगा, अगर 23 में से 8 घटाया जाए तो 13 में से 8 घटाया जाएगा तो 5 मिलेगा एंड 1 हमारे पास मिलेगा ही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 15d हो जाएगा एंड माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 तो 23 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, d² d-1 हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस 8d को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, d बच रहा है और यहाँ पर हमारे पास -1 मिल रहा है और यहाँ पर तो वैसे भी बन जा रहा है, यहाँ पर हम 15 को कॉमन ले लेते हैं तो d-1 बन जा रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन लिखा गया था तो इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हर एक टर्म में हमारे पास d-1 लिखा गया है तो d-1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या मिला, d² माइनस 8d एंड प्लस 15 इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिल गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं। तो यहाँ पर d-1 हो गया एंड यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर d² हो जाएगा एंड माइनस 8d है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 15 है तो अगर हम 5 तिया 15 कर देते हैं तो शायद काम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो 5d एंड माइनस हमारे पास 3d। ठीक है, इन दोनों का एडिशन हमारे पास 8d हो जाएगा और 5 तिया 15 भी हमारे पास बन रहा है और ये प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, द्विघात समीकरण आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो चाहे श्रीधराचार्य नियम लगाइए या फिर एक्सपेंशन वाला नियम लगा दीजिए, आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम d को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम d को कॉमन लेंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट में बना लेता हूँ, d को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या मिला, d-5 मिला। यहाँ पर भी हमारे पास -3 को कॉमन ले लिया तो d-5 मिल गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर हमारे पास d-1 बना, यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, d-5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा d-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया था ये हमने सॉल्व कर लिया और अगर इसे हमने सॉल्व कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास d के रूट्स मिल गए, d इज इक्वल टू 1 मिला, d इज इक्वल टू 3 मिला एंड d इज इक्वल टू 5 मिला। ये हमारे पास 3 रूट्स मिले हैं। इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 3 रूट्स मिलने थे और 3 रूट्स मिल चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो हमारे पास d इज इक्वल टू 135 है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सभी के सभी रियल रूट्स हैं और साथ ही साथ डिफरेंट भी हैं, कोई भी 2 रूट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अगर पहला कंडीशन देखा जाए तो रियल एंड डिफरेंट रूट अगर हुआ तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, तो अब इसी को ही हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम अपने जनरल सोल्यूशन पर बात करने वाले हैं। देन जनरल सोल्यूशन इज, ठीक है, जनरल सोल्यूशन इज हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा वह क्या होगा, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, मैं ब्लैक कलर का उपयोग कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा c1 e रेज़ टू दी पावर m1x। तो m1 के जहाँ पर हमारे पास है 1 तो यहाँ पर 1 इंटू x हो जाएगा प्लस हमारे पास मिलेगा c2 e रेज़ टू दी पावर m2x। तो m2 की जहाँ पर हमारे पास 3 हमने फाइंड आउट किया है तो 3x एंड प्लस c3 एंड e रेज़ टू दी पावर 5x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास m3 जो है वह 5 है तो 5 इंटू x हो गया और यही हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है और यही हमारे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, और यही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है। ठीक
ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कैसे प्रोसेस करना है। बहुत ही आसान सा लॉजिक है, बस आपको हर एक इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, एक क्यूबिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और उसकी सहायता से हमें रूट्स तक पहुंचना है। पहले तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उसको हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करते हुए रूट्स तक पहुंचना है और जैसे ही हम रूट्स तक पहुंचेंगे उसके बाद हम उसका जनरल सोल्यूशन इस टेबल की सहायता से लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने अपने पहले वाले टाइप पर अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें बचे हुए हम टाइप्स पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा देते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, और इसी तरीके से ही हम हर एक क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं और इसके लिए कोई और अलग मेथड हमें नहीं पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो जो कल का लेक्चर आएगा उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लास्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ बढ़ जाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमें काफ़ी सारे मेथड्स पर बात करना है, तो उन सभी मेथड को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकंड सेमेस्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के साथ हम इस लेक्चर को फिलहाल समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम और भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को निकालने का तरीका सिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।